तो कैसे हो मेरे प्यारे साथियों। तो आज की हमारी कहानी दिल्ली के रहने वाले एक शख्स की है जिसका नाम नवदीप है। तो चलिए अब ये कहानी नवदीप के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नवदीप है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। आज मैं अपनी लाइफ की एक ऐसी डरावनी घटना के बारे में आपको बताना चाहता हूँ जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल ये जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आज से लगभग 3 साल पहले की है। उस वक्त मैं अपनी बीवी स्मृति के साथ अपने फार्म हाउस पर कुछ दिन छुट्टियां बिताने के लिए आया था, पर पता नहीं क्यों लेकिन फार्म हाउस के सामने गाड़ी रोकते ही कुछ अजीब सा महसूस हुआ। फिर जब हम लोग फार्म हाउस में आए तो वो फार्म हाउस काफी धूल भरा दिखाई दे रहा था, काफी लंबे समय से बंद जो पड़ा था। अभी मैं फार्म हाउस की तरफ देख ही जा रहा था कि अचानक मुझे ऐसा लगा कि जो फार्म हाउस में ऊपर की तरफ एक कमरे की जो बालकनी थी वहां पर कोई खड़ा हुआ है। ये देखकर पहले हैरानी हुई, जब ध्यान से देखा तो कुछ भी नजर नहीं आया। मैंने सोचा शायद ऐसे ही मन का भ्रम होगा, इसलिए मैंने ज्यादा इस बात पर ध्यान नहीं दिया। मैंने तुरंत ही कॉल करके कुछ आदमी बुलाए और फार्म हाउस की साफ सफाई करने के लिए बोल दिया। मैं और स्मृति बाहर बैठकर एक साथ में चाय पी रहे थे कि अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बहुत ऊपर झुका हुआ है, क्योंकि उसकी तेज सांस लेने की आवाज मुझे साफ सुनाई दे रही थी। जब मैंने स्मृति की तरफ देखा जो चाय पीने में और मोबाइल देखने में बिजी थी, जबकि वो आवाज मुझे बिल्कुल अपने कान के पास सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे कंधे पर झुका हुआ हो। तो हड़बड़ाते हुए मैंने पीछे की तरफ देखा, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। ये देखकर मैं हैरान रह गया कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि वो आवाज मुझे साफ महसूस हुई थी। फिर सोचा शायद शांत माहौल है और ऐसे में शांत इलाका है तो शायद दूर की आवाज भी पास महसूस हो रही होगी। ये सोचकर इस बात को मैंने नजरअंदाज कर दिया। वही फार्म हाउस की अच्छी से साफ सफाई हो गई थी। हम लोगों को भी शाम हो गई थी। कुछ दिन हम फार्म हाउस में ही रहने वाले थे। जब हम दोनों अंदर आए तो स्मृति तो नहाने के लिए बाथरूम में चली गई थी और मैं खाना ऑर्डर कर रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे जो हमारे फार्म हाउस की बालकनी थी वहां पर कोई खड़ा हुआ है, क्योंकि बालकनी की तरफ जो शीशा लगा हुआ था उसमें से किसी का साया मुझे नजर आ रहा था। यह देखकर मैं हैरान रह गया कि आखिर कौन हो सकता है, क्योंकि साफ सफाई करने के लिए जो लोग आए थे वो लोग जा चुके थे। आप मेरे और स्मृति के सिवा वहां कोई नहीं था। ऐसे में उस साय को देखकर मुझे थोड़ी हैरानी हो रही थी। तब जैसे ही मैं उस तरफ जाने लगा तो मुझे ऐसा लगा जैसे बालकनी में जो कोई खड़ा है वो तेज आवाज में सांस ले रहा था, और वही आवाज जो दिन में मुझे सुनाई दी थी इस बार भी सुनाई दे रही थी। ये देखकर मैंने जल्दी से बालकनी का शीशा हटाया तो देखा वहां पर कोई नहीं था। ये देखकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी अचानक पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो घबराते हुए हड़बड़ाते हुए मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो स्मृति थी। उसे अपनी आंखों के सामने देखकर मुझे थोड़ी सी तसल्ली मिली, लेकिन घबराहट की वजह से मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तो मुझे इस तरह परेशान देखकर वो बोली, क्या हुआ? अब मैं बोला, कुछ नहीं। तो स्मृति बोली, जाओ जाकर तुम भी नहा लो। तो मैं बोला, हाँ, और मैं वहां से सीधा ही बाथरूम में नहाने के लिए चला गया। परंतु मेरे दिमाग में वही बात आ रही थी कि बालकनी में मुझे कोई साया दिखाई दिया था और ये मेरे मन का भ्रम नहीं था। तो फिर अचानक वो कहाँ चला गया? मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। ये सोचते हुए मैं नहाने लगा, लेकिन जब मैं नहा रहा था तो अचानक बाथरूम में जो शीशा लगा हुआ था वहां पर धुंधला मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा हो। ये देखकर थोड़ी हैरानी हुई। फिर सोचने लगा कि इतने लंबे समय से फार्म हाउस बंद है, शायद आज साफ सफाई करने वालों ने इस शीशे की कुछ ठीक तरह से सफाई नहीं की होगी। लेकिन आखिर इस पर लिखा क्या है, ये सोचकर मैं पढ़ने की कोशिश की, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लिखा हुआ है। तभी अचानक मेरे ऊपर बाथरूम का जो शावर था वो चालू हो गया। ये देखकर मैं भी हैरान था कि शावर तो बंद था तो अचानक कैसे चालू हो गया। अब मैंने उसे बंद किया, लेकिन कुछ देर बाद फिर से वो चालू हो गया। ये देखकर मैं हैरान रह गया। बार बार शावर को बंद करता और कुछ देर बाद में अपने आप ही चालू हो जाता। ये देखकर तो अब मुझे थोड़ी घबराहट भी होने लगी। मैं जल्दी से नहाकर बाहर आया। तब मुझे परेशान देखकर स्मृति बोली, क्या हुआ? तो मैंने उसे इस बारे में बताया। अब वो बोली, अरे लंबे समय से फार्म हाउस बंद है तो शायद कोई खराबी आ गई होगी, मैं कल ही किसी को बोलकर ठीक करवा दूंगी। अभी हम दोनों बातें ही कर रहे थे, तब तक खाना भी आ गया था। तो हम दोनों ने साथ में खाना खाया, काफी थक भी गए थे। ऐसे में सोने के लिए लेट गए। एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हुए हम सोने की कोशिश कर रहे थे। काफी लंबे वक्त बाद एक दूजे के साथ वक्त बिताने का मौका मिला था। वैसे मेरी और स्मृति की शादी को 3 साल हो गए थे। मैं एक गरीब परिवार से था और स्मृति काफी अमीर परिवार से थी। ऐसे ही सोशल मीडिया पर हमारी मुलाकात हुई, फिर दोस्ती हुई। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। स्मृति साधारण नैन नक्श की थी, जबकि मैं देखने में किसी हीरो से कम नहीं था। लेकिन स्मृति का व्यवहार देखकर मुझे वो पसंद आ गई थी। स्मृति के घर वालों ने भी थोड़े इनकार के बाद मुझे अपना लिया था।
फिर मैं स्मृति के घर पर ही घर जमाई बनकर रहने लगा। स्मृति की एक छोटी बहन और थी, तारा, जो दूसरे शहर में पढ़ाई कर रही थी। मैंने स्मृति के साथ उसके पापा के कारोबार को संभाल लिया, क्योंकि स्मृति के पापा अधिकतर बीमार थे और मम्मी को इन सब के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। ऐसे में ऑफिस के टाइम हमें बिल्कुल वक्त नहीं मिलता था एक दूसरे के साथ टाइम बिताने का। ऐसे में अब काफी दिनों की प्लानिंग के बाद हम लोग यहाँ पर आए। वैसे ही यहाँ आने के लिए स्मृति बहुत ज्यादा मना कर रही थी, लेकिन उनके पापा ने हमें यहाँ भेज दिया, क्योंकि फार्म हाउस काफी लंबे समय से बंद भी पड़ा था। वैसे स्मृति चाहती थी इस फार्म हाउस को बेचना है, लेकिन उसके पापा ने इस बारे में भी मना कर दिया था। परंतु पता नहीं, जब से मैं यहाँ आया था मेरे साथ कुछ अजीब गरीब सा हो रहा था। उस रात मैं और स्मृति दोनों ही सो गए। आधी रात का वक्त था कि अचानक नींद में मुझे ऐसा लगा कि कोई रो रहा है। पहले तो नींद में होने की वजह से मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बार बार आवाज आने लगी तो मेरी नींद खुल गई। अब मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई हमारे कमरे की बालकनी में बैठकर रो रहा है। ये सुनकर मैं हैरान रह गया कि इतनी रात को आखिर कौन हो सकता है। मैं यही सोच रहा था। कुछ देर तक बिल्कुल आवाज नहीं आई तो सोचा कि शायद शांत मौसम है, दूर की आवाज पास सुनाई दे रही होगी, कि तभी किसी के रोने की आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। तो अब मैंने चारों तरफ देखा तो वो आवाज ऐसा लगने लगा जैसे कमरे में चारों तरफ गूंज रही हैं। ये देखकर मुझे बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी कि तभी अचानक हमारे कमरे की लाइटें अपने आप ही बंद चालू होने लगी। ये देखकर कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि अचानक वो आवाजें आना अपने आप ही बंद हो गई। हे भगवान, मेरे साथ ये क्या हो रहा है? यही सोच रहा था कि तभी फिर से वो रोने की तेज आवाज मेरे कानों में पड़ी। तो मैं काफी हैरान रह गया कि ये कैसी आवाज है, कौन हो सकता है? कहीं कोई चोर तो नहीं है? काफी लंबे समय से फार्म हाउस बंद है, जिसकी वजह से आ गया हूं। ऐसी बहुत सारी बातें मेरे दिलो दिमाग में आ रही थी, लेकिन साथ में बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। तभी मैंने स्मृति को जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इतनी ज्यादा गहरी नींद में सो रही थी कि मेरे काफी जगाने पर भी वो नींद से नहीं जाग रही थी, और वही वो रोने की आवाज मुझे सुनाई देती जा रही थी। अब हिम्मत करके मैं अपने बेड पर से उतरकर सीधे ही बालकनी की तरफ आया, जो शीशा लगा हुआ था। उसके सामने लगे पर्दे को हटाया तो एक साया मुझे बालकनी में बैठा हुआ दिखाई दिया, जिसका सिर ऐसा लग रहा था जैसे घुटनों पर टिका हुआ हो, और वो तेज तेज रोए जा रहा था। ये देखकर मैं हैरान रह गया कि आखिर ये कौन हो सकता है। कमरे का दरवाजा तो अंदर से बंद है, तो फिर ये बालकनी में कहां से आया? ये सोचकर मुझे पहले तो घबराहट होने लगी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। स्मृति को जगाने की चाहे कितनी भी कोशिश करूं, लेकिन वो नींद से नहीं जागेगी। आखिर उसे ऐसी कैसी गहरी नींद आ गई, जबकि स्मृति इतनी गहरी नींद में सोती नहीं थी। मैं यही सब सोच रहा था, साथ में घबरा भी रहा था। फिर हिम्मत करके मैं बालकनी का शीशा हटाया और उस साए की तरफ देखते हुए हड़बड़ाते हुए बोला, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? कौन हो? अब जैसे ही मैंने ये कहा तो अचानक उस साए ने रोना बंद कर दिया। ये देखकर फिर से मैं हिम्मत करके हड़बड़ाते हुए बोला, कौन हो तुम? तो अचानक जो साया बैठा हुआ था उसने घूर कर मेरी तरफ देखा तो मेरी चीख गले में ही दबकर रह गई थी, क्योंकि उस साए की डरावनी लाल चमकती हुई आंखें और इतना भयानक और डरावना चेहरा जैसे जगह जगह से मांस लटक रहा हो। अचानक उस साए के मुंह में से खून नीचे की तरफ बहने लगा। अपनी आंखों के सामने इतना भयानक साया देखकर तो मैं थर-थर कांपने लगा था। उस वक्त मेरे दिमाग ने जैसे काम करना ही छोड़ दिया था। समझ में नहीं आ रहा था कि हे भगवान, अब क्या करूं। फिर मैं हिम्मत करके वहां से भागने की कोशिश करने ही वाला था कि तभी वो साया मेरी तरफ देखकर गुस्से में अजीब तरीके से गुर्राते हुए आवाज निकालने लगा, और मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया ही था कि मेरी चीख निकल गई और मैं वापस भागने के चक्कर में लड़खड़ाते हुए नीचे फर्श पर गिर गया और घबराते हुए मेरी आंखें बंद हो गईं। लेकिन मैं चिल्लाते जा रहा था। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मेरा तो जैसे कलेजा ही मुंह को आ गया था। उस वक्त जैसे मैं बेहोश होने वाला ही था कि तभी मुझे स्मृति की आवाज अपने कानों में सुनाई दी। क्या हुआ? उसकी आवाज सुनकर घबराते हुए मैंने आंखें खोली और अपनी आंखों के सामने स्मृति को देखकर घबराते हुए हिम्मत करके फिर से बालकनी की तरफ देखा, लेकिन अब मुझे कोई साया दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर घबराते हुए मैं चारों तरफ देखने लगा। वही स्मृति हैरानी से मेरी तरफ देखते ही जा रही थी कि क्या हुआ। ये सुनकर हड़बड़ाते हुए मैं बालकनी की तरफ हाथ करने लगा, लेकिन डर की वजह से कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। ये देखकर उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। फिर वो मुझे हाथ पकड़कर बेड तक लेकर आई, मुझे बिठाया और पीने के लिए पानी दिया, परंतु घबराहट की वजह से मैं पानी भी नहीं पी पा रहा था और स्मृति बार बार पूछ रही थी कि आखिर हुआ क्या है। ये कहते हुए उसने बताया कि मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी नींद खुल गई थी। ये सुनकर मैं हैरान था कि मैंने कुछ देर पहले तो उसे इतना जगाया था, तब भी उसकी नींद नहीं खुली, और अब आखिर उसकी नींद कैसे खुल गई। वहीं जब वो बार बार मुझसे सवाल कर रही थी तो हिम्मत करके घबराते हुए मैंने सारी बात बताई। मेरी बातें सुनकर वो बोली, तुम भी ना बिल्कुल बच्चों जैसी हरकत करते हो। अरे कोई डरावना सपना देखा होगा तुमने, चलो सो जाओ। ये सुनकर मैं घबराते हुए हड़बड़ाते हुए बोला, मैंने कोई सपना नहीं देखा, कोई तो था यहाँ पर और उसे देखकर लग रहा था कि वो इंसान तो है नहीं, जरूर कोई भूत प्रेत है। मैं सच कह रहा हूँ। तो वो बोली, ऐसा कुछ नहीं है, और ये कैसी फालतू की बातें कर रहे हो, भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता। ये सुनकर अब मैं कुछ बोलता उससे पहले ही वो बोली, देखो
हम यहाँ पर कुछ दिन अच्छे से छुट्टी बिताने के लिए आए हैं, ऐसे में बेफिजूल की बातें ना करो, चलो सो जाओ। अब ये सुनकर मैं भी कुछ नहीं बोल पाया और सोने के लिए वापस लेट गया। लेकिन मेरी आंखों के सामने बार बार वही डरावना चेहरा मुझे घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसे याद करके उस वक्त मैं कितना ज्यादा डर रहा था मैं आप सब लोगों को बता भी नहीं सकता, लेकिन स्मृति के होते हुए कुछ बोल भी नहीं सकता था। अब स्मृति भी आकर बेड पर मेरे बगल में सोने के लिए लेट गई और कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि फिर से बालकनी की तरफ देख सकूं। मैंने स्मृति का हाथ पकड़ा और सोने की कोशिश करने लगा। उस वक्त डर तो बहुत ज्यादा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे मुझे भी नींद आ गई थी। सुबह स्मृति की आवाज सुनकर मेरी नींद खुली। मैंने देखा कि सुबह के 9 बज चुके थे, जबकि इतनी देर तक मैं कभी सोता नहीं था। अब नींद से जागने के बाद रात की बात याद आते ही मुझे घबराहट होने लगी। तो मुझे इस तरह परेशान देखकर स्मृति बोली, अरे यार कुछ नहीं है, क्यों बेफिजूल की बातों के बारे में सोच रहे हो? जरूर तुमने कोई डरावना सपना देखा होगा। ये सुनकर मैं कुछ बोलता, उससे पहले ही वो बोली, बचपन में मुझे भी ऐसे ही डरावने सपने आते थे और मैं उन्हें हकीकत समझ लेती थी, और ऐसा ही तुमने किया है। अब मैं भी कुछ बोल नहीं पाया तो वो जल्दी से बोली, अब जल्दी से तैयार हो जाओ। ये सुनकर मैं बोला, हाँ, और उठकर बाथरूम में नहाने के लिए चला गया। कुछ देर बाद नहाने के बाद मैं बाहर आया। रात की बातें अब भी दिमाग में घूम रही थी, लेकिन फिर सोचने लगा कि हो सकता है मैंने जरूर कोई डरावना सपना ही देखा होगा। ये सोचकर इस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश करने लगा। फिर कुछ ही देर में तैयार होकर हम दोनों नीचे गार्डन में आकर बैठ गए और फिर मोबाइल पर कोई मूवी देखते हुए अपने बचपन के दिनों को याद करने लगे और एक दूसरे के बारे में बताने लगे थे। तभी मुझे प्यास लगी तो मैं पानी का जग लेने के लिए अंदर आया। मैं अभी रसोई में ही था कि अचानक मुझे तेज तेज कदमों के चलने की आवाज सुनाई देने लगी। तो मैंने सोचा शायद स्मृति आ रही होगी, इसलिए मैंने पीछे की तरफ देखा, लेकिन मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। तो मैं पानी का जग लेकर स्मृति को यह कहते हुए रसोई से बाहर आया। तभी मैंने देखा कि वो तेज कदमों के चलने की आवाज मुझे सीढ़ियों से होकर ऊपर की तरफ जाती हुई महसूस होने लगी। मैं उस तरफ भागते हुए जाने लगा। तभी स्मृति की बाहर से आवाज सुनाई दी। यह सुनकर मुझे हैरानी हुई और मैं बाहर आया तो देखा कि स्मृति तो पहले की तरह ही सामने बैठी हुई थी। यह देखकर मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। तभी मुझे परेशान देखकर स्मृति बोली, क्या हुआ? तो मैं हड़बड़ाते हुए बोला, कोई अंदर गया है क्या? यह सुनकर वो बोली, नहीं, क्यों, क्या बात है? तो मैंने उसे सारी बात बताई। यह सुनकर वो बोली, कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों के सिवाय यहाँ कोई नहीं है। यह कहकर पानी पीने लगी। वैसे मैं खुद भी हैरान था कि मैंने खुद आवाज सुनी थी, और अगर कोई अंदर नहीं है तो फिर वो आवाज कैसी? मैं समझ नहीं पा रहा था। यह देखकर स्मृति बोली, क्या हुआ? तो हड़बड़ाते हुए मैं बोला, कुछ नहीं। फिर मैंने सोचा शायद यहाँ आया हूं, तब से मुझे बस ऐसे ही उल्टा सीधा कुछ महसूस हो रहा है। ऐसे में मन को भ्रम हुआ होगा, इसलिए मैंने ज्यादा इस बात पर ध्यान नहीं दिया और हम दोनों मूवी देखने लगे। धीरे धीरे एक दूसरे के साथ वक्त कब गुजर गया पता ही नहीं चला। रात के वक्त खाना खाने के बाद एक मूवी देखने के बाद हम दोनों सो गए थे। आधी रात का वक्त था कि अचानक ऐसा लगा जैसे मेरे कानों में किसी ने कुछ बोला है, जिसे सुनकर हड़बड़ाते हुए मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा कि आज भी बालकनी में मुझे कोई साया खड़ा हुआ दिखाई दिया, लेकिन अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वहां पर जा सकूं। फिर मैं अपने आप को ही तसल्ली देते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है। फिर हिम्मत करके मैंने सोचा हो सकता है कोई मुझे डराने की कोशिश कर रहा हो। यह सोचकर मैं फिर बालकनी की तरफ गया तो देखा बालकनी में जो कोई साया था वो अचानक नीचे की तरफ कूद गया। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरी आंखें फटी की फटी ही रह गईं। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया और मैं जल्दी से नीचे की तरफ जाने लगा। उस वक्त मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, बस भागते ही जा रहा था। तभी एक कमरे में से किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई भयानक सी आवाज में रोते जा रहा हो और साथ में अजीब सी भाषा में कुछ बोल रहा हो। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिमाग भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। कुछ देर तक तो मैं उस कमरे की तरफ देखता रहा। फिर जब मैं उस तरफ गया तो देखा उस कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। तो मैंने अंदर जाकर देखा कि कोई घुटनों में सिर दिए हुए मेरी तरफ पीठ करके बैठे रो रहा था। यह देखकर मैं कुछ बोलता, उससे पहले ही अचानक घूरकर उसने मेरी तरफ देखा तो ये वही साया था जो कल मुझे दिखाई दिया था। अब उस साये को अपनी आंखों के सामने देखकर मैं कितना ज्यादा डर गया मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। तभी वो साया मेरी तरफ देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा तो भागने के चक्कर में लड़खड़ाते हुए मैं नीचे गिर गया और थर थर कांपने लगा। ये देखकर वो साया खड़ा होकर जैसे ही मेरी तरफ आने लगा तो मेरे तो जैसे दिल की धड़कन ही बढ़ गई। अब मुझे अपनी आंखों के सामने अपनी मौत नजर आने लगी। अब मैं जोर जोर से चीखने लगा और फिर से उठकर वहां से भागने लगा तो कमरे का दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया था। ये देखकर उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बेहोश हो जाऊंगा, क्योंकि वो साया मेरी आंखों के सामने खड़ा अजीब तरीके से मुझे देखकर मुस्कुराते जा रहा था। वो इतना ज्यादा डरावना लग रहा था कि आज भी उसके बारे में सोचते हुए मुझे बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है। तभी कुछ देर बाद कमरे के बाहर से मुझे स्मृति की आवाज सुनाई दी, लेकिन घबराहट इतनी ज्यादा हो रही थी, मैं इतना ज्यादा डर गया था कि दरवाजा भी नहीं खोल पा रहा था। तभी स्मृति ने दरवाजा खोला और वो अंदर आई। अब मुझे इस तरह फर्श पर पड़े हुए देखकर वो मुझे संभालते हुए हैरानी से बोली, क्या हुआ? लेकिन घबराहट की वजह से मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। वो लगातार बोलते जा रही थी, पूछे जा रही थी कि आखिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ।
मुझे क्या हुआ है। लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया, परंतु चारों तरफ उस कमरे में देखा तो अब मुझे कोई साया नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में मेरी हालत देखकर मेरा हाथ पकड़कर स्मृति मुझे लेकर वापस हमारे कमरे में चली गई। फिर मुझे बेड पर बिठाते हुए वो फिर से बोली, आप आखिर वहां पर पहुंच कैसे गए। लेकिन अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे सारी बात बता सकूं। ऐसे में मेरी हालत देखकर स्मृति ने सोने के लिए बेड पर लिटा दिया। परंतु जो कुछ मेरे साथ हुआ था, जो डरावना मैंने देखा था, उन सब की वजह से मुझे कुछ ही देर में तेज बुखार आ गया था। यह देखकर स्मृति ने कॉल करके तुरंत डॉक्टर को बुलाया। लेकिन अब भी मेरी आंखों के सामने वही बातें बार बार घूम रही थी। लेकिन फिर दवाई के असर से मुझे नींद आ गई और शायद मुझे सोया देखकर स्मृति भी सो गई थी। ऐसे में धीरे धीरे सुबह हो गई थी। वैसे अब मेरा बुखार तो कम हो गया था, लेकिन थकान बहुत ज्यादा हो रही थी। ऐसे में मैं सारा दिन आराम करता रहा। फिर जब स्मृति ने मुझे रात के बारे में पूछा कि मैं वहां उस कमरे में कैसे पहुंच गया, तो मैंने स्मृति को मेरे साथ जो कुछ हुआ वो सब बताया। लेकिन उसने कहा कि ये मेरे मन का भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है। जरूर तुमने कोई डरावना सपना देखा होगा और फिर उसे ही हकीकत समझ लिया होगा। यह सुनकर मैं कुछ और बोलता कि ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा गला दबा दिया और मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं बोल पाया। फिर धीरे धीरे सारा दिन गुजर गया। शाम को स्मृति अपने पापा से बात करते हुए अपना फोन लेकर बाहर चली गई थी। तभी मुझे वहीं साया बालकनी के गेट पर खड़ा हुआ दिखाई दिया। उस वक्त चारों तरफ भी अंधेरा हो चुका था, लेकिन बालकनी में जल रहे 0 वॉट बल्ब के उजाले में उस साये की वो डरावनी आंखें मुझे साफ दिखाई दे रही थी और मैं कांपते हुए उस तरफ देख रहा था कि तभी अचानक वो साया मुझे देखकर जोर जोर से रोने लगा और फिर उसने सामने की तरफ हाथ किया तो मैंने डरते हुए उस तरफ देखा तो उस वक्त अचानक कमरे की दीवार पर अपने आप ही जैसे खून से कुछ लिखा जा रहा था। ये देखकर मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतना ज्यादा डर रहा था कि ठीक से पढ़ भी नहीं पा रहा था। लेकिन मुझे ये तो समझ में आ गया कि ये साया मुझे कुछ बताना चाहता है। अब मैं ठीक तरह से पढ़ पाता उससे पहले ही स्मृति वहां आ गई और दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर मैंने स्मृति की तरफ देखा। फिर जब घबराते हुए दीवार की तरफ देखा तो अब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर घबराते हुए मैंने जल्दी से बालकनी की तरफ देखा, लेकिन अब वो साया मुझे बालकनी में भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब ये देखकर समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। आखिर ये किसका साया है, मुझे क्या बताना चाहता है। ये सोचकर मैं इस बारे में स्मृति को बताना चाहता था, लेकिन यह भी जानता था कि अगर उसे कुछ बताऊंगा तो वो मेरी बातों पर यकीन नहीं करेगी। इसलिए मैं चुप रहा। अब मैं वहां पर एक पल भी नहीं रुकना चाहता था, इसलिए स्मृति की तरफ देखते हुए बोला, क्यों ना हम वापस चलते हैं, वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। यह सुनकर स्मृति मेरी तरफ देखकर बोली, आपकी बात सही है, लेकिन हम लोग कल शाम को ही यहाँ से जाएंगे, क्योंकि कल कुछ लोग हैं जो इस फार्म हाउस को खरीदना चाहते हैं, इसलिए वे आ रहे हैं। एक बार वे आ जाए। ये कहते हुए वो अपनी बात पूरी कर पाती कि तभी अचानक कमरे की खिड़की दरवाजे अपने आप ही तेज आवाज करते हुए खुलने लगे, बंद होने लगे। ये देखकर मुझे तो बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी। मैं डरते हुए चारों तरफ देखने लगा। तभी ऐसा लगा जैसे किसी के गुस्से में चिल्लाने की आवाज मेरे कानों में गूंज रही हो। अब स्मृति मेरी तरफ देखकर बोली, अरे बाहर मौसम खराब हो गया होगा। ये कहते हुए खिड़की बंद करने के लिए जैसे ही उस तरफ जाने लगी तो अचानक तेज हवा का झोंका तेज आवाज करते हुए खिड़की से होकर कमरे में अंदर आया। वो हवा का झोंका इतना तेज था कि स्मृति लड़खड़ाते हुए नीचे गिर गई। ये देखकर मैं घबराते हुए बोला, तुम ठीक हो? तो स्मृति बोली, हाँ कुछ नहीं, शायद पैर फिसल गया था। अब वो खिड़की बंद करने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन खिड़की बंद ही नहीं हो पा रही थी। वही अब पूरे कमरे में वो हवा का झोंका चारों तरफ घूम रहा था। तभी मेरी नजर उस हवा के गोले की तरफ गई तो मैं कांपने लगा, क्योंकि 2 चमकती हुई आंखें मुझे पूरे कमरे में घूमती हुई दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था वो गुस्से में हम लोगों को देख रही हैं। और ये देखकर मैं चिल्लाते हुए बोला, स्मृति। अब मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर स्मृति मेरे पास आई और मुझे संभालते हुए बोली, क्या हुआ? परंतु घबराते हुए मैं कुछ बोल नहीं पाया। तभी अचानक वो हवा का झोंका वापस खिड़की से होकर बाहर चला गया और अब सब कुछ ऐसे शांत हो गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। तो स्मृति ने भागकर कमरे का दरवाजा अंदर से अच्छी तरह बंद कर दिया और बोली, मौसम का भी कुछ पता नहीं है, कब खराब हो जाए। चलो आज मैं आपके लिए यहाँ के जो माली काका हमने अभी रखे हैं उसी से कहकर घर का खाना मंगवाया है, चलो खा लो। ये कहते हुए स्मृति ने खाना वहीं टेबल पर लगा दिया, लेकिन घबराहट की वजह से मेरी तो भूख प्यास न जाने कहां चली गई थी। परंतु फिर भी स्मृति का मन रखने के लिए मैंने थोड़ा बहुत खा लिया और फिर हम लोग अपने बेड पर सोने के लिए लेट गए थे। उस रात हमने ज्यादा बातचीत नहीं की क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो ऐसे में मैं बस लेटे हुए आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन स्मृति करवट बदलकर सो गई थी। तभी मुझे बालकनी की तरफ जो दरवाजा था उसके खटखटाने की आवाज आने लगी, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगा। तो अचानक हमारे कमरे का दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। तो घबराते हुए मैंने लेटे हुए ही उस तरफ देखा और फिर स्मृति की तरफ देखा जो गहरी नींद में सो रही थी। तभी अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे हमारे कमरे के बाहर से कोई तेज आवाज में चिल्लाए हो। यह सुनकर मुझे और ज्यादा डर लगने लगा और मैंने आंखें बंद कर ली। तो मुझे कभी तेज तेज खिड़की खटखटाने की आवाज अपने कानों में सुनाई दे रही थी, तो कभी तेज तेज दरवाजा खटखटाने की आवाज अपने कानों में सुनाई दे रही थी। इन सब की वजह से मैं कांपते जा रहा था, लेकिन आंखें नहीं खोल पा रहा था। लगभग 10 मिनट तक ये सब चलता रहा और फिर अचानक सब कुछ ऐसे शांत हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
अब घबराते हुए जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली तो अपनी आंखों के सामने जो कुछ देखा उसे देखकर पल भर में ही मेरा कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि एक अजीब सा इंसान जो देखने में काफी भयानक लग रहा था। उसके बाल काफी बड़े बड़े थे, आंखों की पुतली बिल्कुल सफेद थी, पूरा शरीर सड़ा गला सा था। वो वहीं सामने अलमारी पर बैठा हुआ अजीब तरीके से मेरी तरफ घूर कर देखते जा रहा था। अब घबराहट की वजह से मैंने स्मृति की तरफ देखा, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसे नींद में से जगा सकूं। मैं बस घबराते हुए इधर उधर देख रहा था। तभी अचानक मुझे जो सामने डरावना आदमी अलमारी पर बैठा हुआ था वो दिखाई नहीं दिया। ये देखकर हैरान रह गया कि आखिर वो कहां चला गया। तभी अचानक मेरी नजर अपने ही सामने पड़ी तो मेरे बेड के पास जमीन पर वही आदमी बैठा हुआ मुझे अपने बहुत करीब से घूरते हुए देखे जा रहा था। ये देखकर तो मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे मैं बेहोश हो जाऊंगा। तभी मेरे सिर में अचानक तेज दर्द होने लगा और फिर उस आदमी ने जैसे ही मेरा हाथ पकड़ा तो मैं चाहते हुए भी उससे अपना हाथ नहीं पाया, बस उस आदमी के पीछे पीछे चल दिया। अब वो आदमी मुझे अपने साथ ले जाया जा रहा था और मैं चलते ही जा रहा था। उस वक्त मुझे ये भी सुध नहीं थी कि मैं कहां जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं। बस ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिमाग, मेरा शरीर अब मेरे कंट्रोल में नहीं है। वही फिर वो डरावना साया मुझे फार्म हाउस के स्टोर रूम में लेकर चला गया। उस वक्त उस स्टोर रूम में एक बल्ब जल रहा था और बहुत सारा सामान भी रखा हुआ था। तभी एक अलमारी में रखे हुए एक पैकेट की तरफ उस डरावनी साय ने मेरी तरफ इशारा किया तो मैं घबराते हुए पहले तो उसकी तरफ देखने लगा, लेकिन वो आदमी कुछ नहीं बोला और बस उस पैकेट की तरफ देखता रहा। अब घबराते हुए मेरे ये तो समझ में आ गया कि शायद ये मुझे कुछ बताना चाहता है, लेकिन क्या, यही सोचते हुए मैं उस डरते हुए उस पैकेट की तरफ जाने लगा तो घबराते हुए पीछे मुड़कर देखा तो उस साय की आंखों से ऐसा लग रहा था खून के आंसू निकल रहे थे और वो रो रहा था। अब वहां जाकर मैंने वो पैकेट हाथ में लिया और जैसे ही उसे खोला तो उसके अंदर एक फोटो थी जिसमें स्मृति एक लड़के के साथ खड़ी थी। ये देखकर उस वक्त पता नहीं क्यों, लेकिन उस लड़के को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने उसे कहीं देखा है। ऐसे में मैं याद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं कुछ याद नहीं कर पा रहा था कि आखिर इस लड़के को मैंने कहां देखा है। तभी मुझे अपने कानों में भयानक रूप से रोने की आवाज सुनाई देने लगी तो डरते हुए अचानक मुझे याद आया कि ये लड़का तो, ये सोचते हुए मैंने हैरानी से पीछे मुड़कर देखा तो अब मुझे वही डरावना साया जो मुझे अपने साथ लेकर आया था वो रोते हुए दिखाई दिया और पल भर में ही वो एक काले धुएं में बदलकर न जाने कहां चला गया। ये देखकर तो मेरे पैरों तले ही जमीन खिसक गई। इसका मतलब ये जो कोई डरावना साया मुझे दिखाई दे रहा था ये कोई और नहीं है, ये लड़का है जो स्मृति के साथ इस फोटो में है। और स्मृति को क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? आखिर क्या संबंध है इस लड़के का स्मृति से? कौन है, कौन नहीं? ये सोचते हुए उस वक्त मेरे दिमाग में हजारों बातें एक साथ में आने लगी कि अगर ये उस लड़के की आत्मा है तो इस लड़के के बारे में आखिर क्यों कभी स्मृति ने मुझे तो कुछ नहीं बताया, जबकि उसके हर फ्रेंड को मैं जानता हूं। आखिर ये आत्मा मुझे क्या बताना चाहती है? ऐसी बहुत सारी बातें मुझे अपने कानों में सुनाई देने लगी। तभी सामने दीवार पर तेज तेज आवाज आने लगी जैसे कोई हथौड़े को मार रहा हो। तो मैंने उस तरफ देखा तो वहीं पर खून से लिखा हुआ कुछ दिखाई देने लगा। ये देखकर मैं पढ़ने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे साफ दिखाई देने लगा। वहां पर खून से लिखा हुआ था कि बहुत जल्दी सारी सच्चाई खुद तुम्हारी आंखों के सामने आ जाएगी। ये देखकर मैं थर थर कांपते जा रहा था। अभी मैं वहीं पर खड़ा था कि तभी मुझे स्मृति की आवाज अपने कानों में सुनाई दी, जो मुझे ढूंढते हुए आवाज लगाते हुए वहां तक आ गई थी और मुझे स्टोर रूम में देखकर हैरानी से मेरी तरफ देखकर बोली, यहाँ तुम क्या कर रहे हो? ये सुनकर मैंने उसकी तरफ देखा लेकिन बोला कुछ नहीं। फिर दीवार की तरफ देखा परंतु अब वहां कुछ भी नहीं लिखा था। अब स्मृति भागते हुए मेरे पास आई और मेरे हाथ में जो फोटो थी उसे देखकर एक पल के लिए जैसे वो बहुत ज्यादा घबरा गई और हड़बड़ाते हुए उस फोटो को मेरे हाथ में से लेकर एक तरफ फेंकते हुए बोली, चलो यहां से। ये कहकर मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर लेकर चली गई। मैं बस उसकी तरफ देखते ही जा रहा था और कुछ नहीं बोल रहा था। वो मुझे कमरे में लेकर आई और फिर गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें आखिर हो क्या गया है? जब से यहां आए हो चोरों की तरह कभी इस कमरे में कभी उस कमरे में घूमते रहते हो। ये सुनकर मैं बोला, वो तुम्हारे साथ फोटो में वो लड़का कौन था? तो वो हड़बड़ाते हुए बोली, वो, और फिर कुछ सोचकर गुस्से में बोली, तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? हर बात पर मेरी जासूसी करते हो। ये कहकर बात को बेवजह ही बढ़ाते हुए मुझसे लड़ाई झगड़ा करने लगी। तो मैं भी कुछ ना बोल पाया, लेकिन मेरे दिल और दिमाग में हजारों सवाल थे। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऐसा राज है जो इस फार्म हाउस में छुपा हुआ है, जो स्मृति मुझे बताना नहीं चाहती। लेकिन क्या, मैं कुछ समझ नहीं रहा था। वही मुझसे लड़ाई झगड़ा करने के बाद स्मृति करवट बदलकर सो गई तो मैं भी सोने के लिए लेट गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। अब मेरे दिमाग में हजारों बातें आ रही थी, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ये सोचकर तकलीफ हो रही थी कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो स्मृति ने मुझे अभी तक बताई नहीं। धीरे धीरे जैसे तैसे वो रात भी गुजर गई थी। अगले दिन सुबह होते ही स्मृति ने मुझसे ठीक तरह से बातें भी नहीं की, बस यही कहा कि कुछ लोग इस फार्म हाउस को देखने के लिए आ रहे हैं। लगभग 11 बजे के आसपास फिर 2 आदमी आए। अब स्मृति ने उनसे कुछ बातें की, उन्होंने हम दोनों से बातें की, उसे फार्म हाउस को देखने लगे और बोले कि इसे तो हमने पहले ही देख लिया था और पहले ही पसंद कर लिया था, बस आप लोगों के कहने का ही इंतजार था।
आप लोग ही हाँ नहीं कर रहे थे। ये सुनकर स्मृति बोली, हाँ, मेरे पापा का बड़ा लगाव है इस फार्म हाउस से, इसीलिए वो इसे बेचना नहीं चाहते थे। परंतु अभी हम लोग जहां पर रहते हैं वहां से ये काफी दूर भी है, तो यहाँ अक्सर हमारा आना जाना भी नहीं होता, बस ऐसे ही खाली पड़ा है, तो सोचा कि बेच देते हैं। ये कहते हुए वो उनसे बातें करने लगी और मैं बस चुपचाप खड़ा हुआ था। तभी अचानक मुझे अपने कानों में एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी और धीरे धीरे कानों में बहुत तेज भयानक रूप से रोने की आवाज गूंजने लगी। तो ये देखकर मैं बस चारों तरफ देखते ही जा रहा था। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये जो आवाज सुनाई दे रही है सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही है, क्योंकि उस वक्त स्मृति तो उन आदमियों से बात करने में लगी हुई थी। ऐसे में मैं बस चारों तरफ देखे जा रहा था और ये तो महसूस हो गया था कि ये आवाज उस लड़के की आत्मा की है जो शायद मुझे कुछ बताना चाहती है। तभी स्मृति की आवाज मुझे सुनाई दी तो मैं अपने ख्यालों से बाहर आया तो स्मृति मेरी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ? ये सुनकर हड़बड़ाते हुए मैं बोला, कुछ नहीं। अब मेरे कानों में मुझे कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अब स्मृति ने मुझे आंखों का इशारा किया तो मैं उन आदमियों से बातें करने लगा तो वे आदमी हमारी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, हमें ये फार्म हाउस बहुत पसंद है। वो आगे कुछ बोलते कि तभी अचानक जैसे एक तेज धूल भरा हवा का झोंका आया और चारों तरफ से हमें सभी को घेर लिया। ये देखकर मैं कुछ समझ पाता कि तभी मुझे उन दोनों आदमियों के पीछे वही डरावना साया खड़ा हुआ दिखाई दिया। ये देखकर हड़बड़ाते हुए मैं कुछ बोलता, उससे पहले ही उस लड़के की आत्मा ने जो आदमी फार्म हाउस को खरीदने के लिए आए थे उन दोनों आदमियों को गर्दन पकड़कर उठाकर एक तरफ फेंक दिया। ये देखकर वे दोनों आदमी बहुत ज्यादा डर गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ उनके साथ क्या हुआ है। वही स्मृति भी हैरानी से चारों तरफ देखने लगी, लेकिन मुझे तो सब कुछ दिखाई दे रहा था। तभी एक आदमी बोला, लोग सच कहते हैं यहाँ इस फार्म हाउस में कोई ना कोई भूत तो है। भूत है? ये कहते हुए वो वहां से भागने लगा तो दूसरा आदमी भी डरते हुए वहां से भाग गया। अब ये सब कुछ देखकर स्मृति भी काफी परेशान हो गई। उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो वो गुस्से में मुझ पर ही चिल्लाने लगी थी। उस दिन स्मृति ने ठीक तरीके से मुझसे बातें भी नहीं की, लेकिन गुस्से में बस यही बोल रही थी कि कुछ लोगों से और बात हुई है, वे लोग शाम तक आ जाएंगे, फिर ये फार्म हाउस हमेशा के लिए बिक जाएगा, फिर यहाँ से पीछा छूट जाएगा। लेकिन तुम, ये कहते हुए मेरी तरफ देखकर कहा, पापा को इस बारे में कुछ नहीं बताओगे? उन्हें मैंने इस बारे में सच नहीं बताया है। उनसे बस ये बोला है कि कुछ लोग इस फार्म हाउस को किराए पर लेना चाहते हैं। सुना तुमने? ये सुनकर मैं कुछ नहीं बोला, क्योंकि मुझे पता था इस स्मृति मेरी एक नहीं सुनेगी। हमेशा से ही जो उसे करना होता था वही वो कर रहती थी। धीरे धीरे वो दिन भी गुजरने लगा। फिर लगभग 4 बजे के आसपास एक गाड़ी फार्म हाउस में आकर रुकी तो हमने सोचा कि शायद वही लोग जो फार्म हाउस को खरीदना चाहते हैं आए होंगे। उस वक्त हम दोनों अपने कमरे में थे और गाड़ी की आवाज सुनकर मैं तो ये सोचकर परेशान था कि ये जो लड़के की आत्मा है ये शायद नहीं चाहती कि ये फार्म हाउस बिक जाए। ऐसे में वो कहीं इन लोगों को भी कोई तकलीफ ना पहुंचा दे। तभी स्मृति बोली, चलो। ये सुनकर हम दोनों बाहर आए तो जिन लोगों का स्मृति को इंतजार था वे लोग तो नहीं आए थे। वहां मेरे ससुर जी खड़े हुए थे। अब अपने पापा उन्हें देखकर स्मृति तो काफी ज्यादा हैरान और परेशान हो गई और मेरी तरफ गुस्से में देखने लगी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद पापा को मैंने ही सच्चाई बताई है, परंतु मैंने तो उन्हें कोई बात नहीं बताई थी। तभी हम दोनों को इस तरह सोच में डूबे देखकर स्मृति के पापा बोले, क्या हुआ? तुम लोग इतने ज्यादा क्यों घबराए हुए हो? ये सुनकर स्मृति हड़बड़ाते हुए बोली, कुछ नहीं पापा, बस ये सोच रही हूँ कि आपकी तबीयत तो ऐसे ही ठीक नहीं रहती, तो फिर आप यहाँ क्यों आए हो? तो स्मृति के पापा बोले, अरे वो क्या है ना, आज तारा भी आने वाली थी और यही उसका रुकने का प्लान है। साथ में ये कहते हुए मेरी तरफ देखकर बोले, तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं थी बेटा, तो मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही थी, इसलिए मैं चला आया। अब ये सुनकर स्मृति झूठी मुस्कान के साथ बोली, हाँ सही है पापा। और फिर हम लोग अंदर आ गए थे। तभी मुझे घर के एक कोने में उस लड़के की आत्मा खड़ी हुई दिखाई दी, जिसकी आंखों में आंसू थे। वो बार बार स्मृति के पापा की तरफ देखे जा रही थी। कुछ देर बाद, लगभग आधा घंटे बाद, तारा भी आ गई थी, जो विदेश से वापस लौट कर आई थी और अपने घर जाने की बजाय इस फार्म हाउस को देखने के लिए आ गई थी। उसके आने से जैसे वहां रौनक ही आ गई थी, क्योंकि वो काफी हंसमुख स्वभाव की थी, स्मृति की तरह झगड़ालू नहीं थी। अब तो स्मृति बार बार जैसे उन लोगों को कॉल कर रही थी जो लोग इस फार्म हाउस को खरीदने के लिए आना चाहते थे, लेकिन जैसे उनका कोई कॉल ही नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान थी। उन्होंने मेरे फोन से भी कॉल किया, लेकिन मेरे फोन से भी कॉल नहीं लग रहा था। फिर शाम के लगभग 7 बजे के आसपास एक गाड़ी वहां पर आकर रुकी, जिसमें से एक आदमी और औरत उतरे। उन्हें देखकर स्मृति के पापा, तारा सब हैरानी से हमारी तरफ देखने लगे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद ये लोग मेरे ही कोई रिश्तेदार होंगे। ये सोचकर स्मृति के पापा कुछ बोलते, उससे पहले ही तभी वो आदमी और औरत स्मृति के पास आकर बोले, माफ करना स्मृति जी, वो क्या है ना, आने में थोड़ी देरी हो गई, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज्यादा था और आपसे भी ठीक तरह से बात नहीं हो पाई। ये सुनकर स्मृति कुछ बोलती, उससे पहले ही स्मृति के पापा बोले, आप लोग तो। वो आदमी स्मृति के पापा की तरफ देखते हुए बोले, अरे सर आप। ये कहते हुए उन्होंने हाथ मिलाया और बातें करने लगे। तब उन लोगों ने जैसे ही ये बताया कि वे लोग इस फार्म हाउस को खरीदना चाहते हैं, तो स्मृति के पापा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया।
वो गुस्से में स्मृति की तरफ देखने लगे तो स्मृति हड़बड़ाते हुए बोली, पापा, वैसे भी ये फार्म हाउस हमारे किस काम का है? अब ये सुनकर स्मृति के पापा गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, तुम्हें पता है ना, मैं इस फार्म हाउस को किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकता, और इस बात को तुम भी जानती हो। ऐसे में अब उसके पापा और स्मृति दोनों के बीच में बहस होने लगी। तभी अचानक तेज तेज हवाएं चलने लगी थी। ये देखकर हम कुछ समझ पाते, उससे पहले ही भयानक रूप से चिल्लाने की आवाज चारों तरफ गूंजने लगी, और साथ में ही जो लाइट जल रही थी वो बंद चालू होने लगी। फिर एक साया सबको नजर आने लगा। ये देखकर तो सबके होश उड़ गए, जबकि मुझे तो पता था कि ये उस लड़के की आत्मा है। तभी जो अंकल आंटी थे जो फार्म हाउस को खरीदने के लिए आए थे, वे लोग घबराते हुए वहां से भाग गए। वहीं अब हम लोग चारों तरफ देख रहे थे। तभी वो जो आत्मा थी उसकी आवाज चारों तरफ गूंजने लगी, कोई नहीं बेचेगा इसे, कोई नहीं। ये कहते हुए उसके रोने की आवाज चारों तरफ सुनाई देने लगी। अब ये सुनकर जैसे स्मृति के घर वाले तो सब कुछ समझ गए थे, परंतु मैं अभी भी काफी हैरान सा था कि अचानक जो लाइट बंद चालू हो रही थी वो ठीक हो गई। फिर हमारी आंखों के सामने वही आत्मा हमें खड़ी हुई दिखाई दी। वैसे उस वक्त चारों तरफ अंधेरा हो गया था और वो आत्मा हमसे थोड़ी ही दूरी पर खड़ी होने की वजह से बल्ब के उजाले में दिखाई दे रही थी। उसे देखकर स्मृति के पापा रोते हुए बोले, आशीष बेटा, तुम। वही स्मृति तो जैसे बहुत ज्यादा घबराने लगी थी और फिर अपना पापा का हाथ पकड़कर बोली, चलो आप यहां से चलो पापा। ये कहकर उन्हें ले जाने लगी तो जैसे स्मृति को एक जोर का सा बिजली का सा झटका लगा और वो उछलकर नीचे गिर गई। ये देखकर मैं उसे संभालने लगा तो आशीष गुस्से में स्मृति की तरफ देखकर चिल्लाने लगा और बोला, चाहता तो मैं तुम्हें अब तक मार देता, लेकिन तुम्हारी सच्चाई सब लोगों को पता चले, यही तो मैं चाहता था। अब यह सुनकर सब घर वाले स्मृति की तरफ देखने लगे, जो पहले ही बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। अब स्मृति के पापा बोले, आशीष बेटा, लेकिन तुम तो। वो अपनी बात पूरी कर पाते उससे पहले ही आशीष बोला, हाँ पापा, मैं मर गया था, लेकिन मेरी आत्मा आज तक भी भटक रही है। जब तक आप लोगों के सामने सारी सच्चाई नहीं आएगी तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, और यह सच्चाई स्मृति आपको बताएगी। ये सुनकर तारा और उनके पापा दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर स्मृति के पापा बोले, स्मृति, कैसी सच्चाई? लेकिन स्मृति कुछ नहीं बोली। अब आशीष की आंखों से आंसू बहने लगे और वो बोला, पापा, जो कुछ आपने देखा था, जो कुछ आपको बताया गया था, वो सच नहीं था, सच कुछ और है। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस वक्त तक भी मैं कुछ समझ नहीं पाया था। तभी आशीष गुस्से में स्मृति की तरफ देखकर चिल्लाने लगा तो स्मृति हवा में उछलकर नीचे गिरने लगी थी कि तभी ऐसा लग रहा था जैसे फिर उसका गला किसी ने पकड़ लिया हो और वो दर्द से छटपटाने लगी थी। वो अपने गले को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन अपना गला नहीं छुड़ा पा रही थी। तभी आशीष की भयानक आवाज चारों तरफ गूंजने लगी, सच्चाई तो तुम्हें बतानी ही होगी स्मृति, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। उस वक्त स्मृति को जैसे अपनी आंखों के सामने अपनी मौत दिखाई दे रही थी। उसकी सांसें भी उखड़ने लगी थी। उस वक्त मैं स्मृति को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मेरे हाथ पैर भी जकड़ गए हों, जिसकी वजह से मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा था। अब स्मृति को जब लगने लगा कि वो जिंदा नहीं बच पाएगी तो वो रोते हुए हड़बड़ाते हुए बोली, मुझे छोड़ दो आशीष, मैं सारी सच्चाई बता दूंगी, मुझे छोड़ दो। ये कहते हुए वो बहुत ज्यादा डर रही थी। वही तारा और स्मृति के पापा दोनों ही हैरानी से स्मृति की तरफ देख रहे थे। उन्हें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वे दोनों स्मृति को बचाना चाहते थे, लेकिन जैसे मेरी तरह उनके भी हाथ पैर भी जकड़ गए थे। ऐसे में दोनों घबराते हुए आशीष से स्मृति को छोड़ देने के लिए कह रहे थे। फिर आशीष ने गुस्से में स्मृति की तरफ देखा और फिर बाकी घर वालों की तरफ देखने लगा था। अब स्मृति जमीन पर पड़ी हुई दर्द से तड़प रही थी, तो आशीष ने जैसे ही गुस्से में उसकी तरफ देखा तो वो और ज्यादा डरने लगी थी। ऐसे में अब स्मृति रोते हुए हाथ जोड़कर हड़बड़ाते हुए बोली, मुझे माफ कर दो पापा, आशीष की मौत बालकनी से गिर के नहीं हुई थी, मैंने खुद उन्हें बालकनी से धक्का दिया था। यह सुनकर मैं खुद भी काफी हैरान रह गया कि आखिर स्मृति ने इस लड़के को क्यों मारा था। वही तारा और उसके पापा, उनके तो जैसे पैरों तले ही जमीन खिसक गई थी। तभी स्मृति के पापा हड़बड़ाते हुए बोले, क्या? तो स्मृति ने जो कुछ बताया उसे सुनकर और सारी सच्चाई का पता चलने पर मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है, इतना बड़ा झूठ मुझसे बोला गया है, और मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। वैसे हुआ यह था कि जो ये आशीष नाम का लड़का था, ये स्मृति के पापा के दोस्त का बेटा था और उसके मम्मी पापा की बचपन में ही मौत हो गई थी। ऐसे में स्मृति के पापा ने ही उन्हें संभाला था। वही हॉस्टल में रहकर ही उन्होंने अपनी बाकी की पढ़ाई पूरी की थी, और यह फार्म हाउस उनका ही था। वो देखने में ज्यादा खूबसूरत नहीं था और काफी भोला सीधा साधा था, लेकिन काफी मेहनती इंसान था। उसे बचपन से ही स्मृति पसंद थी और उन्होंने ये बात बड़े होने पर स्मृति के पापा को बताई तो स्मृति के पापा तो खुद आशीष के साथ इस स्मृति का रिश्ता करना चाहते थे, क्योंकि आशीष काफी जाना पहचाना और अच्छा लड़का जो था। परंतु स्मृति ने अपने पापा से इस रिश्ते को करने के लिए मना किया। लेकिन स्मृति के पापा की तबीयत अक्सर खराब रहती थी, जिसकी वजह से डॉक्टर ने उन्हें कोई भी टेंशन लेने से मना किया था। ऐसे में मजबूरी में ही सही स्मृति को आशीष से शादी करने के लिए हाँ करनी पड़ी, क्योंकि स्मृति की मम्मी ने साफ बोल दिया था कि अगर स्मृति ने इस रिश्ते से इनकार किया तो वे लोग उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ देंगे, और फिर स्मृति की शादी आशीष से हो गई।
लेकिन शादी के बाद में स्मृति ने कभी उस लड़के को ज्यादा भाव नहीं दिया। वैसे स्मृति चाहे खुद देखने में कैसी भी थी, लेकिन उसे अपना होने वाला पति काफी स्मार्ट चाहिए था और आशीष उसके बिल्कुल ही विपरीत था। वैसे शादी के बाद आशीष स्मृति को लेकर इसी फार्म हाउस में आकर रहने लग गया था। वही स्मृति को अपने दोस्तों में आशीष की शक्ल, सूरत को लेकर काफी मजाक का सामना करना पड़ता था, इसलिए वो आशीष से छुटकारा पाना चाहती थी। उसे खुद आशीष पसंद नहीं था, परंतु स्मृति के पापा किसी भी हाल में स्मृति और आशीष का तलाक नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से एक दिन उन्होंने आशीष को दूध में नशे की गोली मिलाकर पिला दी और फिर नशे की हालत में उसे बालकनी में ले जाकर ऊपर से ही धक्का दे दिया, जिसकी वजह से वो नीचे गिर गया था और तड़पते हुए यहीं इसी फार्म हाउस में उसकी मौत हो गई। उस वक्त आशीष की मौत होते हुए देखकर स्मृति बहुत ज्यादा खुश हो गई कि अब उसे आशीष से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया, लेकिन अपने घर वालों को जवाब देना भी जरूरी था। ऐसे में फोन करके अपने घर वालों के सामने इतना रोने धोने का नाटक किया कि पूछो मत। जब उसके घर वाले आए तो वो इस तरह रोने धोने का नाटक कर रही थी जैसे उसकी सारी दुनिया ही खत्म हो गई हो। उसने बताया कि आशीष को शराब पीने की आदत लग गई थी और वो तो नीचे रसोई में थी। जब ऊपर कमरे में आई तब आशीष शराब पीकर बालकनी में खड़ा था। ये देखकर वो कुछ बोलती, उससे पहले ही वो बालकनी से नीचे कूद गया और ऐसे में उसकी मौत हो गई। ये सुनकर सब घर वालों को गहरा सदमा लगा था। वैसे स्मृति के पापा को पता था कि आशीष में ऐसी कोई बुराई नहीं है, लेकिन आजकल के बच्चों का क्या भरोसा। ऐसे में हो सकता है कि कोई नशे की आदत लग गई होगी। ऐसे में उन्होंने अपनी बेटी की बात पर भरोसा कर लिया और बिना किसी जांच पड़ताल के ही फिर आशीष का अंतिम संस्कार कर दिया गया, जिसकी वजह से आशीष की मौत सिर्फ एक हादसा बनकर रह गई। आशीष का कोई अपना नाते रिश्तेदार भी नहीं था जो उसकी सुध लेता और ऐसे में सारी सच्चाई फार्म हाउस में दफन होकर रह गई। वैसे स्मृति आशीष की बीवी थी, जिसकी वजह से ही यह फार्म हाउस उसे हमेशा के लिए मिल गया था। वैसे स्मृति चाहती थी कि यह फार्म हाउस वो बेच दे, लेकिन उसके पापा ने मना कर दिया, क्योंकि स्मृति के पापा का कहना था कि यह फार्म हाउस आशीष और उसके घर वालों की निशानी है, जिसे वो कभी नहीं बेच सकते। और फिर आशीष की मौत के बाद स्मृति अपने घर वालों के साथ रहने लग गई। ऐसे में यह फार्म हाउस वीरान हो गया। वैसे स्मृति काफी तेज तर्रार लड़की थी। उन्होंने अपने पापा के बिजनेस को भी संभाल लिया था और फिर उनकी दोस्ती हुई मुझसे। मैं देखने में अच्छा खासा था, इसलिए स्मृति ने मुझे प्यार की जाल में फंसाया और फिर मुझसे शादी कर ली, लेकिन हमारी शादीशुदा जिंदगी में कोई अड़चन नहीं आए। ये कहकर स्मृति ने अपने घर वालों से भी उसके अतीत के बारे में सच्चाई बताने से मना कर दिया। वैसे वे लोग पहले उस फार्म हाउस से थोड़ी दूरी पर रहते थे, लेकिन अब वे लोग दूसरी जगह जाकर रहने लगे, जहां पर स्मृति के बारे में काफी कम लोगों को पता था। और वैसे भी स्मृति से शादी होने के बाद स्मृति ने कभी मुझे अपने रिश्तेदारों के सामने अकेला भी नहीं छोड़ा था, जिसकी वजह से मुझे अब तक सच्चाई भी नहीं पता चल पाई थी। यहाँ तक कि ऑफिस में भी स्मृति के अतीत के बारे में लोग ज्यादा कुछ नहीं जानते थे। अब सारी सच्चाई सामने आ चुकी थी, जो मेरे लिए काफी गहरा सदमा था। वही स्मृति रोते हुए हाथ जोड़कर सभी से माफी मांग रही थी। ये सच जानकर उसके पापा तो लड़खड़ाते हुए जमीन पर ही गिर गए, तो मैंने और तारा ने उसे संभाला। वही आशीष की आत्मा फिर सबकी तरफ देखते हुए बोली, ये फार्म हाउस मेरी अपनों की निशानी है और मैं इसे कभी नहीं बेचने दूंगा, कभी नहीं। जो कोई भी उसे बेचने की कोशिश करेगा उसकी मौत होगी। ये कहते हुए उसकी आवाज काफी डरावनी और भयानक हो गई। फिर जो लाइट थी वो आवाज करते हुए बंद चालू होने लगी। इसके साथ में ही एक तेज हवा का झोंका चारों तरफ घूमने लगा था और आशीष की आत्मा वहां से चली गई। अब स्मृति के पापा वो सारी सच्चाई सामने आने के बाद बहुत ज्यादा तकलीफ में थे। ऐसे में उनके सीने में दर्द होने लग गया था, तो हम लोगों ने तुरंत ही उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया। अब स्मृति मुझसे माफी मांगते हुए मुझसे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब मैं उससे कोई बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि उस वक्त सच जानकर मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। ऐसे में मुझे अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था कि मैंने ऐसी लड़की पर कैसे भरोसा कर लिया, जो किसी की कातिल हो सकती है। कितना प्यार किया था मैंने उससे और वो इस तरह की निकली। ऐसी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। वही अस्पताल में जैसे ही स्मृति के पापा की थोड़ी तबीयत ठीक हुई तो वो रोने लग गए। अपने आप को गुनहगार मानने लगे कि काश उन्होंने स्मृति की शादी आशीष से ना करवाई तो आशीष की जान ना जाती। अब वो स्मृति की सूरत तक नहीं देखना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने तुरंत ही पुलिस को कॉल करके स्मृति को गिरफ्तार करवा दिया। तो स्मृति माफी मांगती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। फिर स्मृति के घर वाले मुझसे माफी मांगने लगे, लेकिन मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। मेरी हालत तो पागलों जैसी हो गई थी। अब सब कुछ छोड़कर मैं वापस अपने गांव लौट जाना चाहता था, लेकिन स्मृति के पापा ने अपनी कसम देकर मुझे रोक लिया और मेरे सामने हाथ जोड़कर विनती की मैं उनकी बेटी तारा को अपना लूं, क्योंकि मुझे देखकर उन्हें मुझ में आशीष नजर आता है। क्योंकि आशीष भी मेरी की तरह जिम्मेदार और समझदार था, लेकिन मैं इन सब के लिए तैयार नहीं था। परंतु फिर स्मृति के पापा की तबीयत को देखते हुए मैंने तारा से शादी कर ली। वैसे तारा स्मृति से बिल्कुल अलग थी। उसका स्वभाव काफी हंसमुख था। वो काफी समझदार भी थी और एक सुलझी हुई लड़की थी। वैसे कुछ दिन तक तो हमारी जिंदगी इसी तरह गुजरी, लेकिन तारा के अच्छे व्यवहार की वजह से मैंने बहुत कम दिनों में ही उसे अपना लिया। वही स्मृति के पापा ने हम लोगों से भी साफ कह दिया कि अगर हमने कभी भूलकर स्मृति की सुध ली या उससे मिलने की कोशिश की तो उनका हमसे कोई रिश्ता नहीं है, जिसकी वजह से अब हम लोगों ने स्मृति से मिलने के बारे में भी नहीं सोचा। वैसे स्मृति से मैंने बहुत प्यार किया था।
उसकी मुझे बहुत याद तो आती थी, लेकिन उसकी हरकतों को याद करके तकलीफ भी बहुत होती थी। ऐसे में स्मृति से जेल में मिलने के लिए कोई नहीं गया, और जब उसे यह खबर पता चली कि मेरी और तारा की शादी हो गई है, तो उसकी हालत पागलों जैसी हो गई। वो अक्सर जेल में ही चिल्लाने लगती थी। अपनों द्वारा ठुकराए जाने की वजह से धीरे धीरे उसकी दिमागी हालत खराब होती गई। वो पागल जैसी हरकतें करने लगी, यहां तक कि उसने जेल में 2 औरतों के ऊपर जानलेवा हमला भी कर दिया था, जिसकी वजह से फिर उसे पागल खाने भेज दिया गया। लेकिन पागल खाने में भी स्मृति ने एक दिन खुद की ही जान ले ली। जब यह खबर हमें पता चली तो काफी तकलीफ हुई, चाहे जैसी भी थी, लेकिन स्मृति हमारी अपनी थी। फिर हम लोग उसकी लाश को लेकर घर आ गए थे और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। पूरे विधि विधान से उसके क्रियाकर्म किए, लेकिन जैसे स्मृति की आत्मा को शांति ही नहीं मिली थी। अब वो अक्सर कभी सपने में मुझे तो कभी तारा को दिखाई देने लगी। साथ में ही कभी ऐसा लगता जैसे वो घर में ही घूम रही हो, क्योंकि उसकी आवाज हमें सुनाई देती, लेकिन जब जाकर देखते तो कुछ भी दिखाई नहीं देता था। और अक्सर तारा को यह महसूस होने लगता कि जैसे उसके सीने पर कोई बैठा हुआ है, कोई उसका गला दबाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से तारा बहुत डरने लगी थी। यहां तक कि अब हमारे बिजनेस में भी काफी ज्यादा नुकसान होने लगा था। साथ में ही घर में आए दिन अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी, जैसे अपने आप ही नल का चालू हो जाना, बर्तनों का टूट जाना, बिल्ली का रोना, ऐसी बहुत सारी डरावनी घटनाएं होने लगी थी। तो ये सब कुछ देखकर फिर मैंने अपने कुछ जानकार लोगों से बातें की और काशी से एक पंडित बुलवाकर घर में हवन करवाया, जिससे स्मृति की आत्मा को शांति मिल सके। तब जाकर स्मृति का हमारा सपनों में आना और घर में दिखाई देना बंद हुआ। वैसे ये जो कुछ हुआ था उसकी वजह से सभी घर वालों को काफी तकलीफ पहुंची थी। ऐसे में हम सबको संभलने में काफी वक्त भी लगा था, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने अपने आप को संभाल लिया और हमारी जिंदगी गुजरने लगी। लेकिन वो फार्म हाउस आज भी वीरान और सुनसान पड़ा हुआ है। कोई भूल कर भी उसे बेचने की बात नहीं करता, और लोगों का कहना है कि वहां पर रात के वक्त अक्सर उन्हें आशीष की आत्मा दिखाई देती है। शायद उसका उस फार्म के प्रति इतना लगाव था कि वो कभी उसे छोड़कर जाना ही नहीं चाहता। वैसे आज इस घटना को इतना वक्त गुजर चुका है, और ये जो कुछ हुआ था उसकी वजह से स्मृति के पापा की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती ही चली गई, और एक दिन वो हमें छोड़कर चले गए। आज मेरी और तारा की शादीशुदा जिंदगी ठीक तरीके से चल रही है, और हमारी जिंदगी में अब एक नया मेहमान आने वाला है, जिसका हमको बेसब्री से इंतजार है। हम लोग हमारी जिंदगी में खुश तो हैं, लेकिन अतीत की बुरी यादें आज भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती, और ये सोचने पर मजबूर कर जाती हैं कि हमें आजादी तो मिली, लेकिन आज भी रंग की आजादी नहीं मिली। लोग आज भी रंगों के आधार पर इंसान को अहमियत देते हैं। अब तक न जाने हमारे देश में कितनी जान रंग रूप के भेदभाव की वजह से चली गई, और न जाने कितनी जाने जाएगी, क्योंकि ये समाज कभी नहीं सुधर पाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। Thanks for watching.